स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो लेक्चर में। हम कंटिन्यू कर रहे हैं पीयू गाइड पार्ट 1 से क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज को। दोस्तों, मैं दावा करता हूँ जिस प्रकार से मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्ट एग्ज़ाम में छपेंगे आपके, और उम्मीद है आप बड़े ही मन से, बड़े ही चाव से इन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। ये 8 या 10 क्वेश्चन आंसर सीरीज होंगी जो पीयू गाइड पार्ट 1 से होगी। फिर आगे के टॉपिक्स को भी हम इसी सीरीज़ से कवर करेंगे और ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे आपको एग्ज़ाम में। तो इसी सीरीज़ में हम अपने सीरीज़ का दूसरा वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जिसमें भी हम वही क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आप सभी को फिर से ले चलता हूँ उसी सीरीज़ के पहले क्वेश्चन की ओर। सीरीज़ का पहला क्वेश्चन कहता है 500 रुपये से अधिक रकम की बीमा वस्तु का वितरण किस पद्धति द्वारा किया जाएगा? By which method will the distribution of insurance items exceeding ₹500 be done? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कहता है पाने वाले के पते पर, मतलब रिसिपेंट, डाकघर की खिड़की पर, विंडो पर, कहीं भी, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको ऑप्शन चूज करना है कहाँ किया जाएगा। देखिए दोस्तों, 500 रुपये से अधिक की जो जितने भी वीपी और इंश्योर्ड जितने भी आर्टिकल होते हैं उन सभी का पीयू गाइड पार्ट 1 की रूलिंग के हिसाब से अपन जो है डिलीवरी जो है डाकघर की विंडो पर कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी स्क्रीन पर, जो कि ये कहता है ऐसी वस्तुएं जिन पर वसूल की जाने वाली सीमा शुल्क 50 रुपये से अधिक हो तो वे वस्तुएं कहाँ से वितरण की जाएगी। क्या कह रहा है कि प्रथम श्रेणी और प्रेसिडेंसी डाकघर को छोड़कर पूछ रहा है ये। इफ सच गुड्स ऑन विच द कस्टम ड्यूटी टू बी लेवल्ड इज मोर देन ₹50, then from where will those goods be distributed excluding first class and presidency post offices? तो ये कहता है कि जिनके ऊपर सीमा शुल्क या कस्टम ड्यूटी अगर 50 रुपये से अधिक है जिन गुड्स पर, जिन वस्तुओं पर, तो उनको डिलीवरी का क्या मेथड चूज करा जाएगा, ये पूछ रहा है। किसको छोड़ करके? फर्स्ट क्लास पोस्ट ऑफिस को और प्रेसिडेंसी पोस्ट ऑफिसेज को छोड़ करके। तो इनका भी सेम मेथड है। कहाँ दी जाएगी? पहला ऑप्शन नंबर ए कहता है पाने वाले के पते पर, ऑप्शन नंबर बी कहता है डाकघर की विंडो पर, ऑप्शन नंबर सी कहता है कहीं भी, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना दोस्तों, जिन पे कस्टम ड्यूटी 50 रुपये से अधिक की लगती है वो हमेशा डाकघर की विंडो पर ही डिलीवर की जाएंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है वितरण करते समय विदेशों से प्राप्त छोटे पैकेटों पर वितरण शुल्क किस डाकघर गाइड के भाग में दी हुई दर पर लगाया जाता है। तो 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है at the time of delivery the delivery fee is levied on the small packets received from abroad at the rate given in the part of the post office guide। बताइए गाइस कि छोटे पैकेट जितने भी होते हैं उनका वितरण शुल्क डाकघर की गाइड के कौन से पार्ट में दिया हुआ है? पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। तो याद रखना है अपन को, जितने भी छोटे पैकेट्स हैं उनके वितरण शुल्क के बारे में पार्ट नंबर 2 में दिया हुआ है डाकघर की पीयू गाइड 1 के। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कहता है किस धारा के अनुसार गैर वितरण डाकघरों में जनता की सुविधा के लिए अति मूल्यांकित बीमा या मूल्यदेय वस्तु को प्राप्त करने के लिए डाकघर में बुलाने की आवश्यकता पड़ती है। अकॉर्डिंग टू विच सेक्शन फॉर द conveyance of the public in non-delivery post offices it is necessary to call the post office to get overvalued insurance or value payable items। पूछ रहा है, धारा पूछी है यहाँ, अर्थात सेक्शन पूछा है। सेक्शन जिसमें क्या बोल रहा है, जो कि ज़्यादा अति मूल्यांकित है, हेवी कॉस्ट है, जो इंश्योर्ड वैल्यू है, उनको डाकघर में बुलाने की आवश्यकता पड़ती है। मतलब किसी आदमी को आप सीधे नहीं दे सकते, उनके लिए पहले आपको वहाँ बुलाना ही पड़ेगा पार्टी को लेने के लिए।
तो ये बात जो है डाकघर की कौन सी गाइड की कौन सी धारा में ये बात करी गई है, ये बताना है अपन को। तो ऑप्शन है आपके सामने धारा 44, मतलब सेक्शन 44, सेक्शन 42, सेक्शन 43, सेक्शन 46। तो सही जो सेक्शन है जिसमें इंश्योर्ड और हेवी वैल्यू के जितने भी पार्ट आर्टिकल्स आते हैं उनकी बात सेक्शन 46 में करी गई है पीयू गाइड पार्ट 1 के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी स्क्रीन पर। इसमें अपन को यस और नो का जवाब देना है। कोई भी व्यक्ति पोस्टल पे ऑर्डर और चेक दोनों के जरिए मनी ऑर्डर का भुगतान प्राप्त कर सकता है। एनी पर्सन कैन रिसीव पेमेंट ऑफ मनी ऑर्डर बोथ थ्रू पोस्टल पे ऑर्डर एंड चेक। इज दिस स्टेटमेंट इज राइट और रॉन्ग, ये बताना है अपन को कि क्या जो अपने पोस्ट ऑफिस में मिलते हैं मनी ऑर्डर किसी ने बुक कराया और मुझे मान लो भुगतान चाहिए, तो क्या मैं पोस्टल पे ऑर्डर और चेक इन दोनों के माध्यम से ले सकता हूँ क्या? नहीं। अपन सब जानते हैं मनी ऑर्डर जो है सीधा दिया जाता है, तो ऐसी सुविधा भी अपने पोस्ट ऑफिस में नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? यदि मूल्यदेय वस्तु पर वसूल की जाने वाली रकम अगर 20 रुपये से कम न हो और वस्तु डाकघर के काउंटर से प्राप्त की जानी हो तो उस रकम का भुगतान किस खंड में दी गई शर्तों के अनुसार नकदी या चेक द्वारा किया जा सकता है? मतलब if the amount to be received recovered on the article of value payable is not less than ₹20 and the article is to be received from the counter of the post offices, the amount may be paid by cash on check subject to the conditions in which clause। तो कुछ एक इम्पोर्टेंट क्लॉज भी हैं अपने यहाँ। इसमें वो वाला क्लॉज पूछा है जिसमें ये कहता है कि अगर कोई वीपी है, ठीक है, और उसकी वैल्यू 20 रुपये से कम नहीं है और वो बंदा जो है काउंटर से लेना चाहता है, मतलब विंडो डिलीवरी लेना चाहता है, तो इसकी जो भुगतान की जो मतलब जो अमाउंट है जो कस्टमर पे करेगा उसको कौन से क्लोज में कंडीशंस को शो करा गया है ये बताना है अपन को। ठीक है, तो 96A, 94A, 95A और 97A ऑप्शन है आपके सामने। बताइए गाइस कौन से ऑप्शन में इस बात की बात करी गई है? जो क्लोज है 96A, 96A जो क्लोज है वो यही कहता है कि अगर 20 रुपीज़ से ऊपर का अगर आपका कोई वीपी की पार्सल है उसकी क्या कंडीशंस होगी, क्या शर्तें होगी विंडो डिलीवरी के टाइम, वो 96A क्लोज में दी गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कितने वजन तक का पार्सल वितरण के लिए सिर्फ एक बार ही भेजा जाएगा? कुछ एक रूल्स होते हैं। तो अपने यहाँ क्या होता है कि पार्सल अप टू हाउ मच वेट विल बी सेंड फॉर डिलीवरी ओनली वंस। क्या होता है जैसे 20 किलो या 25 किलो का कोई पार्सल है, अब आप बांटने जा रहे हो तो आपको बार बार ही गधा बना करके तो भेजा थोड़ी जाएगा। 40 किलो के पार्सल को बार बार थोड़ी दोगे आप। ये कंडीशंस होती है। इस कंडीशंस में क्या कहता है कि आप एक लिमिट तक का पार्सल जो है उसको सिर्फ एक ही बार बीट में ले के जाओगे, बार बार लेके नहीं जाओगे। तो इसकी लिमिट क्या है? अगर 10 kg से ऊपर का कोई पार्सल है, 10 kg से ऊपर का अगर कोई पार्सल है तो उसको बीट में सिर्फ एक ही बार भेजा जाएगा। उसके बाद में क्या होगा कि उसको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि भाई मैं गया था फलाने दिन, आप नहीं मिले, आपका पार्सल वहाँ पड़ा है ऑफिस में। तो उसके बाद में उसकी क्या होगी? विंडो डिलीवरी ही होगी। तो ऑप्शन क्या हुआ अपने इस क्वेश्चन का आंसर? 10 kg। 10 kg इज़ द टॉलरेंस लिमिट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 8। जब वितरण डाकघर में पत्र या डाक पार्सल की कोई रजिस्ट्री वस्तु टूटी हुई दशा में प्राप्त हो तो ऐसी स्थिति में उस डाकघर का पोस्टमास्टर किसे सूचना भेजेगा? When any registered article of the letter or postal parcel is received in a broken condition in the delivery post office, in which case the postmaster of that post office will send the information। कहता है अगर कोई डाकघर में कोई पार्सल या कोई रजिस्ट्री मान लो टूटी हुई आ गई, खुली हुई आ गई, है ना, ब्रोकेज कंडीशन में आ गई, तो पोस्टमास्टर की जिम्मेदारी क्या बनती है ये पूछा है इसमें। तो किसको सूचना देगा पोस्टमास्टर? प्राप्तकर्ता को देगा, पुलिस को देगा, या ग्रामीण डाक सेवक को देगा, या डॉक्टर को देगा?
ठीक है, इसमें दो ऑप्शन तो बिल्कुल बेतुके हैं। पुलिस को तो किस लिए सूचना देगा, कोई मतलब नहीं है। डाकघर को क्यों, डॉक्टर को क्यों सूचना देगा। ठीक है, अब सीधी सी बात अपन जानते हैं कि भाई प्राप्त करता है उसी को सूचना देगा। और आगे का जो नियम क्या कहता है, नियम यही कहता है कि प्राप्तकर्ता के सामने इस वस्तु को खोल करके उसको देखेगा, भाई तू देख ले इसका वेट सही है, तूने जो चीज़ मंगाई वो इसमें है कि नहीं है। अगर है तो ले ले, नहीं तो फिर बाद में पोस्ट मास्टर ही इसको वापस क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन कहता है डाक वस्तु को लेने से इनकार कर देने से संबंधित नियम किस धारा में दिया हुआ है। अगर कोई आदमी है, किसी वस्तु को लेने से इनकार कर दिया, मतलब रिफ्यूज कर दिया। इन विच सेक्शन द रूल रिलेटेड टू रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट पोस्टल गुड्स इज गिवन। आप डाक बांटने गए, किसी बंदे ने क्या हुआ, रिफ्यूज कर दिया, तो इसके अकॉर्डिंग जितने भी रूल हैं वो कौन से सेक्शन में दिया गया है, ये पूछा है। तो ऑप्शंस है सेक्शन 49, सेक्शन 50, सेक्शन 51, सेक्शन 52। तो बताइए पीयू गाइड पार्ट 1 की कौन सी सेक्शन में जो है रिफ्यूजल से रिलेटेड जितने भी नियम हैं वो दिए गए हैं। तो इस ऑप्शन का सही आंसर होगा क्या, सेक्शन नंबर 50। सेक्शन नंबर 50 जो है वो क्या बात करता है, रिफ्यूजल के बारे में। कोई आदमी लेने से इनकार कर रहा है तो वो कौन से नियमों के अंतर्गत आप उसको वापस करेंगे, धारा 50 के अकॉर्डिंग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, वितरण के लिए पेश की गई रजिस्ट्री वस्तु को प्राप्तकर्ता अगर लेने से इनकार करता है और डाक वस्तु को रोकने के लिए आवेदन देता है तो विदेशी आर्टिकल को कितने दिन तक रोका जा सकता है। भाई साहब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ द रिसिपेंट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द रजिस्टर्ड आर्टिकल ऑफर्ड फॉर डिलीवरी एंड अपील्स फॉर द withholding of the postal article, for how many days has the foreign article been withheld। कहता है कि अगर कोई विदेशी पार्सल आया तो आप बांटने गए, विदेशी पार्सल को लेकर गए, ये कोई भाई साहब थे, इन्होंने क्या करा, भाई लेने से मैं इनकार कर दिया। और ये कहता है कि भाई साहब इसको रोक करके रखो, मैं सोच करके बताऊंगा कि मैं लेऊंगा कि नहीं लेऊंगा। तो आपकी जिम्मेदारी, कितने दिन तक आप उसको रोक सकते हो, 7 डेज, 15 डेज, 21 डेज और 28 डेज। तो याद रखने वाली सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आप किसी भी पार्सल को 7 डेज से ज़्यादा नहीं रोक सकते, विदेशी पार्सल को। तो ऑप्शन नंबर ए अपना जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, वितरण के लिए पेश की गई रजिस्ट्री वस्तु को प्राप्तकर्ता अगर लेने से इनकार करता है और डाक वस्तु को रोकने के लिए आवेदन देता है तो अंतर्देशीय आर्टिकल को कितने दिन तक रोका जा सकता है। मतलब आर्टिकल को रोकने की बात की गई है। If the recipient refuse to accept the registered article offered for delivery and makes an application for the withholding of the postal article, for how many days the inland article could be withheld। वही बात है, आपको मान लो पोस्ट ऑफिस से कोई चीज़ मिली, आप जीडीएस हैं या फिर पोस्टमैन हैं, और प्राप्तकर्ता ने क्या हुआ, उसको लेने से इनकार कर दिया किसी रजिस्ट्री को, और वो लिखित में आपको आवेदन देता है कि भाई साहब इस वस्तु को रोक करके रखिए। और वो आर्टिकल कौन सा है, इनलैंड है, मतलब अंतर्देशीय आर्टिकल है। आप उसको कितने दिन तक रोक सकते हो, कितने दिन तक डोल लॉक या डिपॉजिट दिखा सकते हो। ऑप्शन है 7 डेज, 15 डेज, 21 डेज और 28 डेज। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो 7 डेज है। आप 7 डेज से ज़्यादा किसी आर्टिकल को डिपॉजिट नहीं दिखा सकते हो, वो भी किसी कंडीशन पे, अगर प्राप्तकर्ता क्या कर रहा है, वस्तु को रोकने के लिए क्या दे रहा है, आवेदन दे रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर जो 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, प्रेषण डाकघर अभिव्यक्ति से तात्पर्य क्या है। प्रेषण डाकघर अभिव्यक्ति से तात्पर्य क्या है। डिस्पैच पोस्ट ऑफिस मीन्स एक्सप्रेशंस। जो डाकघर प्रेषक के पते पर डाक बांटता है, जो डाकघर प्रेषक के पते पर डाक नहीं बांटता है, जो पाने वाले के पते पर डाक बांटता है, जो पाने वाले के पते पर डाक बांटता है। देखिए गाइस, डिस्पैच पोस्ट ऑफिस मीन्स, देखो डिस्पैच का मतलब क्या होता है, डिस्पैच का मतलब होता है जैसे आज
अपना जयपुर का या RMS है ये, मान लो आप, ठीक है। किसी बंदे ने क्या हुआ, आपने आर्टिकल बुक कराया, तो क्या हुआ, बुक कराने के बाद में शाम को जो है बैक ऑफिस से उस आर्टिकल को क्या किया जाएगा, डिस्पैच किया जाएगा, ठीक है। डिस्पैच किया जाएगा तो ये पूछ क्या रहा है, प्रेषण डाकघर अभिव्यक्ति से क्या तात्पर्य है। डिस्पैच पोस्ट ऑफिस कौन सा हो गया, जहाँ पे आपने डाक दी वही तो उस डाक को क्या करेगा, डिस्पैच करेगा। तो आप क्या हो, आप भेजने वाले हो, मतलब प्रेषक हो, ठीक है। मतलब एड्रेस ही को भेज रहे हो आप, है ना। तो आप क्या हो गए, प्रेषक। तो पाने वाले तो हो ही नहीं, तो पाने वाला तो इस ऑप्शन से हट ही जाएगा भाई, 2 ऑप्शन तो ये बाहर हो गए, ठीक है। अब प्रेषक के पते पर ही डाक बांटता है, यही ऑप्शन अपना इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, क्योंकि जहाँ से बुक करेगा वो प्रेषक ही होगा, प्रेषक ने ही बुक कराया, भेजने वाला हो गया मतलब डिस्पैच। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 जो आपकी स्क्रीन पर है, कितने वजन से अधिक का पार्सल वितरण के लिए सिर्फ डाकघर खिड़की पर दिया जाएगा। पार्सल एक्सेप्टिंग हाउ मच वेट विल बी गिवन ओनली एट द पोस्ट ऑफिस विंडो फॉर डिलीवरी। ये पूछ रहा है अगर किसी पार्सल का वेट कितने किलो से अधिक होगा तो उसको विंडो पर ही दिया जाएगा। देखिए गाइज, वो मैंने पहले भी बताया आपको, 10 किलो से अगर 10 kg, 20 kg, 30 kg और 40 kg, अगर 10 kg से ऊपर का अगर कोई पार्सल है, 10 kg तक तो क्या होता है कि आपको एक बार बीटे में भेजा जाएगा। 10 kg से ऊपर का अगर कोई पार्सल है तो उसको हमेशा क्या किया जाएगा, विंडो पर ही दिया जाएगा, मतलब विंडो डिलीवरी ही की जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, फर्म आदि की रजिस्ट्री वस्तुओं का वितरण किए जाने की विशेष पद्धति में आर्टिकल विशेष सूची में दर्ज कर वितरित की जाती है, लेकिन वे वस्तुएं जिस पर कोई प्रभार वसूल किया जाना है उनके साथ क्या किया जाएगा, ये पूछ रहा है। पूछता है, इन द स्पेशल मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रजिस्टर्ड गुड्स टू फार्म etc articles are entered in the special list and distributed, but those goods on which any charge is to be recovered। क्या हुआ कि आप डाक बांटने चाहते हो, मान लो अगर कोई कंपनी है या कोई फर्म है मान लो, ठीक है, उसकी क्या बल्क में डाक आती है या बहुत सारी डाक आती है, तो पहली कंडीशन तो क्या होगी, उनको क्या होता है कि विशेष सूची में दर्ज किया जाता है, ठीक है। एक अलग से लिस्ट बनी जाएगी, उसमें क्या होगा, आप एक जगह साइन करवा लोगे, भाई मैंने इतने आर्टिकल इतने इतने नंबर के आपको दे दिए हैं, ठीक है। अगर इस केस में एक एक्सेप्शन आ जाता है, अपवाद आ जाता है, जैसे कोई वीपी है, वीपी भी किसी फर्म के नाम से आई है, तो क्या हुआ, वैल्यूएबल हो गया वो। अब उस मेथड में आप क्या करोगे, ये पूछा है इसमें। तो ऑप्शन नंबर 1 था, विशेष सूची में दर्ज करोगे आप उस वीपी को, विशेष सूची में दर्ज नहीं करोगे, ए और बी दोनों, और या इनमें से कोई नहीं। तो विशेष सूची में क्या होता है, वीपी को विशेष सूची में दर्ज नहीं किया जाएगा, या फिर वैल्यू पेएबल जो भी वस्तु हैं जिसमें कोई चार्ज वसूल किया जाना है, चार्ज रिकवर किया जाना है, उनको आप क्या होगा, स्पेशल लिस्ट में एंटर नहीं करोगे। क्वेश्चन नंबर 14 का जो आपका सही आंसर होगा कौन सा होगा, नॉट इन स्पेशल लिस्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, 20 किलोग्राम वजन तक का पार्सल वितरित किया जाएगा। पार्सल वेगिंग अप टू 20 kg विल बी डिलीवर्ड। तो मैंने इसी सीरीज में 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे आ गए होंगे जिनमें मैंने आपको बताया है कि 10 kg से ऊपर का अगर कोई पार्सल होता है तो उसको 1 टाइम क्या होगा, डिलीवरी के लिए भेजा जाएगा। तो ये तो 20 kg की बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो कहता है पाने वाले के पते पर, ऑप्शन नंबर बी कहता है विंडो डिलीवरी, ऑप्शन नंबर सी कहता है कहीं भी, और इनमें से कोई नहीं। तो सीधा सा आंसर कौन सा हो गया, डाकघर की विंडो पर, विंडो इज़ द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर है। ये कहता है, यदि किसी आवेदक द्वारा ये सूचना दी जाती है कि किराया देने वाला पोस्ट बॉक्स का दुरुपयोग कर रहा है, तो इसी स्थिति में डाकघर के पास क्या अधिकार प्राप्त होता है। क्वेश्चन आ गए पोस्ट बॉक्स से, है ना।
If any information is given by the applicant that the rent payer is misusing the post box, so what right does the post office have in such a situation? अगर किसी को पोस्ट बॉक्स आपने किराए पर दे रखा है, ठीक है, और वो उसका क्या कर रहा है, दुरुपयोग कर रहा है, तो डाकघर के पास क्या अधिकार होता है? पोस्ट ऑफिस राइट क्या रखता है? डाकघर बिना नोटिस दिया तो बिना कोई कारण बताए पोस्ट बॉक्स को वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रखता है। डाकघर किराएदार को सूचना देने के बाद पोस्ट बॉक्स को अपने अधिकार में ले सकता है। ऑप्शन नंबर सी कहता है किराएदार के ऊपर कार्रवाई करके उसका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी कहता है डाकघर द्वारा किराएदार को चेतावनी देकर उसका लाइसेंस नियत रखा जा सकता है। तो देखो भाई साहब, अगर कोई दुरुपयोग करता है तो पोस्ट मास्टर या डाकघर के पास ये अधिकार होता है कि उसको बिना कोई नोटिस वोटिस दिए ही क्या करेगा, उसको पोस्ट बॉक्स उससे छीन लिया जाएगा। ये अधिकार उसके पास हमेशा पोस्ट मास्टर या पोस्ट ऑफिस के पास होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, किसी विशेष व्यक्ति या फर्म जिसके नाम से पोस्ट बॉक्स पंजीकृत हो को भेजी गई देय रजिस्ट्री, बीमा, वीपी वस्तु और एमओ का भी वितरण भुगतान डाक के जरिए उस समय तक किया जाएगा जब तक, कब तक किया जाएगा ये पूछ रहा है। सेंड टू एनी पर्टिकुलर पर्सन फॉर फर्म इन हुज नेम द पोस्ट बॉक्स इज रजिस्टर्ड, पेबल, रजिस्टर्ड इंश्योरेंस, वीपी आइटम्स एंड एमओ विल आल्सो बी डिलीवर्ड थ्रू द पोस्टमैन टिल द टाइम। ये पूछ रहा है, मैंने आपको भी बताया किसी फर्म का है, मान लो कोई रजिस्टर्ड आर्टिकल आ गए या फिर रजिस्ट्रियाँ आ गई, स्पीड आ गई, तो उनको क्या करता है एक स्पेशल लिस्ट में वो करेगा, स्पेशल लिस्ट में क्या करेगा, पोस्टमैन उसको उतारेगा, ठीक है, फिर उनको देगा। अगर मान लो उनके नाम से कोई वीपी आ गई या फिर एमओ आ गया, तो उनको कैसे कैसे किस तरीके से डिलीवर किया जाएगा ये पूछ रहा है। फर्म का पोस्ट ऑफिस पंजीकृत रहेगा, किस टाइम तक किया जाएगा ये पूछ रहा है। फर्म का पोस्ट ऑफिस पंजीकृत रहेगा तब तक करेगा, फर्म के द्वारा पोस्ट बॉक्स का किराया नियत समय पर देता रहेगा, डाकघर द्वारा उसके लाइसेंस को अवैध न ठहरा जाए, फर्म का लाइसेंस वैध रहे। ये पूछ रहा है कि पोस्टमैन है ना, ये कब तक इनके वीपी और एमओस का वितरण करेगा? भाई सीधी सी बात है, जब तक बंदा क्या होगा, किराया देता रहेगा तब तक ही आप उसकी क्या करोगे, डाक बांटते रहोगे, ठीक है। नहीं तो आप भी पोस्ट ऑफिस भी क्या कर देगा, उसको पोस्ट बॉक्स की सुविधा देना बंद कर देगा अगर किराया नहीं दे रहा है तो। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? फर्म के द्वारा पोस्ट बॉक्स का किराया नियत समय पर देते रहने तक भी क्या करोगा, ये वैध रहेगा। क्वेश्चन नंबर जो 18 है वो आपकी स्क्रीन पर है। 18 कह रहा है कितने दिनों के भीतर किराए द्वारा पोस्ट मास्टर को किराए की अवधि को खत्म होने के भीतर ताला और चाबी नहीं दे दी जाती या उपयुक्त अवधि के भीतर बॉक्स के किराए का नवीकरण नहीं कर लिया जाता, जमा की हुई रकम जब्त कर ली जाती है। पोस्ट बॉक्स की बात कर रहा है क्या? विद इन हाउ मेनी डेज द लॉक एंड कीज नॉट गिवन बाय द हायर टू द पोस्ट मास्टर विद इन द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ रेंट और इफ द रेंट ऑफ द पोस्ट बॉक्स is not renewed within the above period, the amount deposit shall be forfeited। कहता है कि अगर मान लो किराए की अवधि खत्म हो गई और ताला और चाबी क्या हुआ, किराएदार ने पोस्ट बॉक्स की पोस्ट मास्टर को नहीं संभलाई, ठीक है, तो कितने दिन रहते हैं जब तक पोस्ट ऑफिस वेट करता है कि पोस्ट बॉक्स की क्या वो जब्त कर लेगा वो उससे, पार्टी से, सामने वाली पार्टी से। भाई करेगा ही जब तक वो रेंट नहीं देगा या फिर रेंट का नवीकरण नहीं कराएगा। अपन भी जानते हैं किराए से अगर अपन कहीं रहते हैं तो मकान मालिक तब तक ही रहने देता है जब तक अपन उसका क्या नहीं देते हैं, एडवांस किराया नहीं देते हैं। तो उसकी भी एक लिमिट होती है कि 1 तारीख को दोगे, 15 दिन को दोगे, तो ऑप्शन है 1 सप्ताह, 3 दिन के भीतर, 15 दिन के भीतर, 2 सप्ताह के भीतर। कितना टाइम होता है रेंटर के पास उसका नवीकरण कराने के लिए, ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, 15 दिन के भीतर, मतलब 15 दिन तक आपको उसको रिन्यू कराना पड़ेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, आपके पोस्ट बॉक्स में जितनी भी एडवांस जो रकम दी हुई है उसको क्या कर लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है वो आपकी स्क्रीन पर है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किराया देने वाला किराए की अवधि के खत्म होने से पहले पोस्ट बॉक्स के किराए का नवीकरण न करने की इच्छा पोस्ट मास्टर को अधिसूचित नहीं करता, परंतु ऐसी समाप्ति के 15 दिन के भीतर ताला और चाबी उसे ताला
सुपुर्द कर देता है तो उससे ताला और चाबी की लागत के कितने हिस्से की रकम की वापसी जमा रकम से पाने को मंजूरी दी जा सकती है। भाई साहब क्या हुआ, आपने पोस्ट बॉक्स ले रखा है, ठीक है, पोस्ट बॉक्स ले रखा है और आपने 15 दिन तक क्या हुआ कि भाई उसका रिन्यू नहीं करवाया, ठीक है, और आपने ताला चाबी जो है पोस्ट मास्टर को दे दी। तो आपने जितनी भी एडवांस राशि जमा करा रखी है, आपने जितनी एडवांस राशि जमा करा रखी है, आप उसका कितना लेने के हकदार रहते हो, ये पूछ रहा है। इफ़ द हायरर डज नॉट नोटिफाई द पोस्ट मास्टर ऑफ हिज डिसाइड नॉट टू रिन्यू द रेंट ऑफ द पोस्ट बॉक्स बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ रेंटल but delivers the lock and keys to him within 15 days of such expiry, he shall be given the lock and keys what for of the cost of rupees। मतलब ये पूछ रहा है अगर ताला चाबी उसने वापस कर दी तो वो कितने पैसे का हकदार होता है, ये पूछ रहा है। लागत के आधे हिस्से की रकम का मतलब हाफ, लागत के दोगुने हिस्से की रकम का मतलब डबल, और 2/3 2/3 और लागत के बराबर की रकम का। तो वो कितनी रकम पोस्ट मास्टर से वापस ले सकता है अगर उसने ताला चाबी लौटा दी और ये नहीं कहा कि भाई मैं अब पोस्ट बॉक्स को काम में नहीं लूँगा। तो इसमें जितना उसका ताला चाबी का कॉस्ट लगा है वो रकम पोस्ट ऑफिस से लेने का वो हकदार होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 20 नंबर है, वो है आपकी स्क्रीन पर। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सैन्य पत्र और ग्रीन लिफाफे कहे जाने वाले अंतर्देशीय पत्र को देय डाकबार का विशेष प्रबंध के अंतर्गत ही भुगतान किस प्रकार दिया जाता है। हाउ इज द पेमेंट ऑफ पोस्टेज पेबल टू द इनलैंड लेटर कार्ड मिलिट्री लेटर एंड ग्रीन इनवॉल्व इज गिवन ओनली अंडर स्पेशल मैनेजमेंट। ये कुछ मिलिट्री लिफाफे के बारे में बात कर रहा है। तो कहता है सैन्य पत्र और ग्रीन लिफाफा जो है उसको कैसे भुगतान किया जाएगा। 15 दिन के भीतर, 2 सप्ताह के भीतर पहले ही भुगतान कर दिया जाएगा। सैन्य पत्र और ग्रीन लिफाफे पर भुगतान देय शुल्क छूट है। तो ये जो इनलैंड लिफाफा होता है जो मिलिट्री ऑफिसेस के नाम से आता है, मिलिट्री लेटर जिसको बोला जाता है, ये हमेशा क्या होता है, प्रीपेड होता है, पहले ही भुगतान किया हुआ होता है। तो इस पर क्या होता है, भुगतान करने की ज़रूरत नहीं होती है, शुल्क छूटनी है, ये याद रखना, प्रीपेड होता है, बस ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 जो आपकी स्क्रीन पर है। 21 क्या कहता है, पोस्ट बॉक्स संबंधित नियम पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के किस क्लॉज में है। इन विच क्लॉज ऑफ द पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 द रूल्स रिलेटेड टू पोस्ट ऑफिस पोस्ट बॉक्सेस आर। पोस्ट बॉक्स से जो जितने भी नियम हैं, पोस्ट बॉक्स से संबंधित नियम, वो कौन से क्लॉज में ये पूछा है इसने। क्लॉज नंबर 20, क्लॉज नंबर 55, क्लॉज नंबर 55, क्लॉज नंबर 56। तो आपको याद रखना है क्लॉज नंबर जो 55 है उसमें पोस्ट बॉक्स से रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं उनकी बात करी गई है पीओ गाइड पार्ट 1 के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सी रजिस्ट्री प्रीपेड वस्तुएं पोस्ट बॉक्स के माध्यम से भेजी जा सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर्ड प्रीपेड आइटम्स कैन बी सेंड थ्रू द पोस्ट बॉक्स। पोस्ट बॉक्स में क्या क्या भेज सकते हो भाई साहब, ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, पत्र, अंतर्देशीय पत्र, पोस्ट कार्ड, एरोग्राम, समाचार पत्र और उपरोक्त में से सभी। जो जितने भी ऑप्शंस है जिनको शायद फर्स्ट क्लास मेल कह सकते हैं अपन, ये सब क्या होता है, ये पोस्ट बॉक्स के माध्यम से भेजी जा सकती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 23, पोस्ट बॉक्स कहाँ पर लगाना है इसका निर्णय देने का अधिकार किसको प्राप्त होता है। हु हैज़ द राइट टू डिसाइड वेयर टू पुट द पोस्ट बॉक्स। भाई साहब आपने पोस्ट बॉक्स ले लिया, अब पोस्ट ऑफिस वाले उस पोस्ट बॉक्स को कहाँ लगाएंगे, इसका राइट किसके पास होता है, कौन देगा ये डिसीजन। एसपी, एसएसपी, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी कहता है एसपी, एसएसपी ऑफ आरएमएस। ऑप्शन नंबर सी कहता है हेड ऑफ सर्किल। ऑप्शन नंबर डी कहता है नन ऑफ द दीज। तो हेड ऑफ जो सर्किल होता है उसी के पास ये राइट होता है कि आपका पोस्ट बॉक्स कहाँ लगाया जाएगा, वही ये डिसीजन देगा। तो उस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर कहता है अगर फर्म ए से पोस्ट बॉक्स किराएदार किया हो तो क्या कर फर्म बी भी डाक उसी पोस्ट बॉक्स के माध्यम से मंगा सकती है। इफ द पोस्ट बॉक्स हैज़ बीन हायर्ड फ्रॉम फर्म ए,
कैन द मेल ऑफ फ्रॉम बी बी कॉल्ड थ्रू द सेम पोस्ट बॉक्स। तो क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है अपन को, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि ए भाई साहब है, इन्होंने क्या कर रखा है, पोस्ट बॉक्स ले रखा है। अब बी भाई साहब इनके दोस्त हैं, वो चाहते हैं कि भाई मैं तेरा पोस्ट बॉक्स काम में ले सकता हूँ क्या, ठीक है। तो उसकी कंडीशन पूछी है, क्या वो अभी अपनी बी भाई साहब भी डाक अपने एक ए भाई साहब के पोस्ट बॉक्स में मंगवा सकते हैं कि, ये पूछ रहा है। तो ऑप्शंस है हाँ, लेकिन सेपरेट फीस तथा अन्य सभी शर्त फॉलो करने पर। ऑप्शन नंबर बी कहता है नहीं मंगाई जा सकती है, कैन नॉट। ऑप्शन नंबर सी कहता है ग्राहक के मन के अनुसार, और ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें से कोई नहीं। अब देखो भाई साहब इसकी कंडीशन क्या कहती है, कंडीशन ये कहती है अगर ए के पास पोस्ट बॉक्स है और बी उसको काम में लेना चाहता है, तो बी को भी उतना ही किराया देना पड़ेगा जितना ए दे रहा है। कंडीशन यही होती है, बस ये समझना है अपन को। तो ऑप्शन नंबर ए अपना जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाँ लेकिन सेपरेट फीस तथा अन्य सभी शर्तें फॉलो करने पर। आपको सारी कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेगी जो भी ए कर रहा है, और उसके बराबर फीस देनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 25 पता, अगर किसी फर्म से पोस्ट बॉक्स की सुविधा ली हुई है तो उसकी रजिस्ट्री, बीमा, वीपी, मनी ऑर्डर संबंधित डाक किसके द्वारा वितरित की जाएगी। इफ द फैसिलिटी ऑफ द पोस्ट बॉक्स इज टेकन फ्रॉम ए फर्म, देन बाय होम विल द पोस्टल रिलेटेड टू इट्स रजिस्ट्री, इंश्योरेंस, वीपी, मनी ऑर्डर बी डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर कोई फर्म है उसने पोस्ट बॉक्स की सुविधा ले रखी है, तो उसकी वीपी और रजिस्ट्री की, मनी ऑर्डर, इनकी संबंधित जितनी भी डाक आएगी, एमओ वगैरह, उनको डिलीवर कौन करेगा, ये पूछ रहा है ये क्वेश्चन। ऑप्शंस है आपके सामने। ऑप्शंस क्या कहते हैं, पोस्ट बॉक्स द्वारा, पोस्टमैन के द्वारा, ए और बी दोनों के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। देखो वैसे अपन जानते हैं ये सब क्या है, पैसे वाली चीज़ें हैं। वीपी देने जाओगे तो पैसे लेकर के आओगे, मनी ऑर्डर देने जाओगे तो आप क्या होगा, उसको पैसे दे करके आओगे। तो ये सब कुछ पोस्ट बॉक्स के द्वारा तो होगा नहीं, तो ये क्या होगा, पोस्टमैन को ही भेज करके आप ये पैसा मंगवा सकते हैं, वीपी डिलीवर करवानी पड़ती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 जो आपकी स्क्रीन पर 26 क्या कहता है, पोस्ट बॉक्स सुविधा लेने के लिए आवेदन देना चाहिए। पोस्ट बॉक्स फैसिलिटी शुड बी अपील्ड फॉर। पोस्ट बॉक्स आपको चाहिए मान लो, तो आप किसको आवेदन दोगे, संबंधित पोस्ट मास्टर को, अधीक्षक को, सहायक अधीक्षक को, डीजी पोस्ट को, किसको आवेदन दोगे। तो सीधी सी बात है, आप जाकर के पोस्ट बॉक्स वाला ऑफिस है वहाँ, उसके संबंधित पोस्ट मास्टर से जाकर के मिलेंगे कि भाई मुझे पोस्ट बॉक्स चाहिए पोस्ट मास्टर साहब। तो पोस्ट मास्टर साहब क्या करेंगे, आपको एडवांस रकम लेकर के पोस्ट बॉक्स उपलब्ध करवा देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अगर किसी फर्म का मालिक अपना पता बदलना चाहता है और वही पोस्ट बॉक्स आगे भी उपयोग में लेना चाहता है तो इसकी सूचना दी जानी चाहिए। इफ़ द ओनर ऑफ एनी फर्म वांट्स टू चेंज हिज एड्रेस एंड वांट्स टू यूज द सेम पोस्ट बॉक्स इन फ्यूचर देन इट शुड बी इन्फॉर्म्ड। मान लो अगर कोई फर्म है, ये भाई साहब हैं, ये क्या कर रहे हैं कि इनकी फर्म को क्या है, यहाँ से कहीं दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अब इनके यहाँ क्या है, पोस्ट बॉक्स लगा है, तो इसको ये आगे भी काम में लेना चाहते हैं, तो इनको किसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, ये पूछ रहा है। संबंधित पोस्ट मास्टर को, संबंधित अधीक्षक को, बोथ ए और बी को, नन ऑफ द अबव। किसको सूचना देगा भाई साहब, जब लेने गया था तब भी पोस्ट मास्टर के पास गया था, तो पता बदलने के लिए भी क्या होगा, इसको लिखित में पोस्ट मास्टर को देना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 28 नंबर क्वेश्चन कहता है, अगर किसी फर्म के किराएदार ने अपना पता बदल दिया है तो कितने दिवस के भीतर संबंधित पोस्ट मास्टर को सूचना दी जाएगी। इफ द टेनेंट ऑफ ए फर्म हैज चेंज्ड हिज एड्रेस देन विद इन हाउ मेनी डेज द इंफॉर्मेशन शुड बी गिवन टू द पोस्ट मास्टर कंसर्न। कह रहा भाई साहब ए ने जो है इनके यहाँ पोस्ट बॉक्स लगा है और उन्होंने क्या कर लिया, अपना एड्रेस चेंज करके बी जगह पे ले गए हैं। अब इनको जो पोस्ट ऑफिस वाले हैं, इनको कितने दिनों में सूचना देनी पड़ेगी, भाई मैं यहाँ नहीं रहता, आजकल मैं यहाँ रहने लग गया हूँ। तो उसके लिए पूछा है 21 डेज, 15 डेज, 17 दिन और 28 दिन। कितने दिनों के भीतर इनको सूचना देनी पड़ेगी पोस्ट मास्टर को, 7 डेज के भीतर देनी पड़ेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 जो है वो क्या कहता है,
पोस्ट बॉक्स किराए पर लेने वाले फर्म को भुगतान करना होगा, न्यू या रिन्यू बोथ केस में। पोस्ट बॉक्स रेंटिंग फर्म विल हैव टू पे इन न्यू और रिन्यू बोथ केस। अब पूछ रहा है पोस्ट बॉक्स किराए पर लेना है, मान लो ए भाई साहब को पोस्ट बॉक्स लेना है, किराए पर लेना है या फिर इसको रिन्यू कराना है, तो उसको कैसे आवेदन करना होगा इस बारे में पूछा है। ऑप्शन नंबर ए कहता है अग्रिम भुगतान आवेदन के साथ, बाद में भुगतान करेगा वो। ए और बी बोथ करेक्ट है, नन ऑफ दिस करेक्ट है। तो क्या होता है भाई साहब, अपन अगर कोई किसी किराएदार मतलब किराया कमरा लेना चाहते हैं तो अपन क्या होगा, आजकल सब क्या मांगते हैं, एडवांस किराया मांगते हैं। तो पोस्ट बॉक्स में जो पोस्ट ऑफिस जो पोस्ट बॉक्स देगा उसका भी क्या करेगा, एडवांस किराया लेगा। तो उपरोक्त क्वेश्चन 29 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 29 का आंसर हो जाएगा ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन 30 की ओर। किराएदार द्वारा ली गई पोस्ट बॉक्स का चाबी या ताला अकेले खराब होने पर नया ताला चाबी की राशि का भुगतान कौन करेगा। हु विल पे द अमाउंट ऑफ न्यू लॉक की इफ द की और लॉक ऑफ द पोस्ट बॉक्स टेकन बाय द टेनेंट इज डैमेज्ड अलोन। अगर मान लो ताला ख़राब हो गया या चाबी ख़राब हो गई, आप कमरे में किराए से रहते हो, एक बार सोचना खुद, तो ताला या चाबी ला करके कौन लगाएगा भाई, आप ही लगाओगे, मकान मालिक तो लगा नहीं से रहा। तो ऑप्शंस क्या कहते हैं, डाकघर लगाएगा, रेंटर लगाएगा, पोस्ट मास्टर लगाएगा या अधीक्षक लगाएगा। पोस्ट बॉक्स का अगर ताला चाबी ख़राब हुई तो कौन लगाएगा, रेंटर ही लगाएगा। उसका पैसा सारा कौन देगा, रेंटर ही देगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है आगे कंटिन्यू रहिए, ये सीरीज़ लगातार रहेगी जब तक पीओ गाइड पार्ट 1 कंप्लीट नहीं हो जाता। आगे भी मैं लगातार आपको ऐसे ही क्वेश्चंस लाता रहूँगा। और सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, आपके एक लाइक से मुझे सपोर्ट मिलता है। धन्यवाद।